दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को जेड जेड नाम दिया गया। और ये आंदोलन इतना ज़्यादा भयानक था ना कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर दुबई भागना पड़ गया और वहाँ के जो विदेश मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बुजुर्ग जो पत्नी थी उनको जिंदा जला दिया गया और उसके बाद संसद भवन में आग लगा दिया गया और वहाँ के न्यायालय आग के हवाले कर दिया गया। और इस सब आंदोलन का ना सेंटर में मतलब प्रमुख मुद्दा था भ्रष्टाचार और नेप्टो बेबीज। नेप्टो बेबीज का मतलब ये होता है ना कि वहाँ का सभी अधिकार वहाँ के नेताओं और जो प्रमुख पदों पर बैठे उनके बच्चों को मिल रहा था और बाकी आम आदमी के बच्चों को अधिकार से पूरी तरीके से वंचित रखा गया था। मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो भाई भतीजावाद के खिलाफ ये आंदोलन उनका प्रमुख था। लेकिन ये आंदोलन के होने के बाद उस मंथन में निकला क्या? अभी उस आंदोलन को खत्म होने के बाद वहां अंतरिम सरकार की गठन कर दी गई और वो अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला गार्की को बनाया गया। अब सुशीला गार्की है कौन? सुशीला गार्की को 2017 में लगभग 8 साल पहले, जब बता दूं आपको कि सुशीला जो गार्की थी पहले नेपाल की मुख्य न्यायाधीश थी वहाँ के न्यायालय की और वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वहाँ की बनी। तो सुशीला गार्की के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग चलाया जा चुका है। अब कोई मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महान जो अभियोग ऐसे ही नहीं चलाया जाएगा, वो उसमें दोषी होंगे इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद फिर से वहाँ का प्रमुख एक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति ही आ गया। लेकिन आज मैं सुशीला गार्की की बात नहीं करूंगा क्योंकि सुशीला गार्की के बारे में सब जानते हैं। आज मैं बात करूंगा उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी की। दुर्गा प्रसाद जो हैं वो नेपाल में अभी तक एक ही बार प्लेन हाईजैक हुआ है और इकलौते प्लेन हाईजैक करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ दोस्तों, आज से लगभग 52 साल पहले 1973 में जो सुशीला गार्की के जो पति हैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी, उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था और वो प्लेन विराटनगर से काठमांडू की ओर उड़ा था और वो प्लेन को बिहार के फारबिसगंज के पास में जबरदस्ती लैंडिंग करवाया गया और उस प्लेन में लूट की गई और वो प्लेन को हाईजैक किया गया। और प्लेन को हाईजैक करने का सबसे प्रमुख रीजन ये था कि उस प्लेन में विराटनगर से 30 लाख रुपए निकाले गए थे जो काठमांडू की ओर जा रहे थे और उस पैसे को लूटना था और उस पैसे का उपयोग क्रांतिकारी गतिविधियों में उपयोग करना था। तो इस तरीके से वो लूट को उन्होंने अंजाम दिया। और तो और उस वक्त के जो महाराजा थे महेंद्र थे और उस वक्त के जो भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे गिरिजा प्रसाद कोइराला उनके प्रमुख उनके सहयोगी रहे हैं। और 10 जून 1973 को इस घटना को अंजाम देने वाले प्लेन हाईजैक में शामिल सुवेदी जो ही सुशीला गार्की के पति हैं, मतलब दुर्गा प्रसाद सुवेदी और अन्य आरोपियों को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन 1975 में आपातकाल लगा और आपातकाल के समय इन सब लोग को रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो सुशीला गार्की खुद भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए और उनका पति का ये बैकग्राउंड रहा। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे इत्तेफाक हैं कि वो जो प्लेन हाईजैक किया गया था उस प्लेन हाईजैक के समय माला सिन्हा जो उस वक्त बहुत प्रमुख अभिनेत्री थी वो भी उस प्लेन में बैठी हुई थी। और 10 जून 1973 को इस घटना को अंजाम दिए जाने के बाद में मुंबई में दुर्गा प्रसाद सुवेदी जो कि सुशीला गार्की के पति हैं और अन्य हाईजैक में जितने भी शामिल जो आरोपी थे उन सब को मुंबई में गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन 1975 में ही 2 साल बाद लगभग हमारे देश में आपातकाल लग गया और फिर से इन सब को छोड़ दिया गया। अब बहुत बड़ा इत्तेफाक देखिए, कोइंसिडेंट देखिए कि अभी जो नेपाल की जो प्रधानमंत्री बनी है सुशीला गार्की, उनका जन्म भी विराटनगर में हुआ है और ये प्लेन भी विराटनगर से ही उड़ा है। मतलब विराटनगर का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। ये सब तो कोइंसिडेंट हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं 2009 में
वहां के सरकार ने, वहां के न्यायालय ने सुशीला गार्गी को एक अस्थायी जज नियुक्त किया था और उसके 7 साल बाद 2016 में नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला गार्गी बनी। लेकिन 1 साल बाद ही इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और भ्रष्टाचार के आरोप में इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। अब उसके बाद से ये थोड़ा समाज से क्या, मीडिया से बस अलग हो गई। अब इसके बाद एक चीज और देखने वाली बात है कि अभी जो नेपाल के पहले के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो प्रधानमंत्री भ्रष्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे भी थे, लेकिन वो कम से कम जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, जनता के चुनाव से वहां गए थे और उनको कितना भी करप्ट रहे, लेकिन उनके दिमाग में ये बात उस प्रधानमंत्री के रहेगा ही कि जनता के वोट के लिए हमें कुछ तो सोचना और करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो सुशीला गार्गी है वो तो न्यायालय से आती हैं, उनको जनता के साहूकारों से कितना मतलब है और वो न्यायालय के पूरे नियम कानून को अच्छे से जानती है। और यही कारण हुआ कि सुशीला गार्गी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में नेपाल में इमरजेंसी लगा दिया गया। मतलब अब अभी जो जेट जेन का आंदोलन हो गया, इतना तोड़फोड़ कर लिए, फूंक दिए सब कुछ, अब वहां कोई भी आंदोलन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां का सेना का अब शासन हो गया। इमरजेंसी का मतलब सेना का शासन, और सेना का शासन का मतलब अब आप कोई भी वहां पर हल्ला गुल्ला तोड़फोड़ नहीं कर सकते आप, और तोड़फोड़ करोगे तो डायरेक्ट सेना निपटेगी क्योंकि वहां उस वक्त सरकार थी, उसको आपको मैटर को लेकर सोचना था। और जब जब ऐसा हुआ है, जैसे बगल के बांग्लादेश हो या किसी भी जगह हो, जब जब ऐसा हुआ है कि चुने हुए सरकार को कोई हटा दे, एक भीड़ बोलूंगा इसको मैं, कम से कम जनता को नहीं कम से कम बोल सकता, क्योंकि नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है और ये भीड़ हजारों में ही थी, हजारों की भीड़। अगर बोलूंगा बात 3 करोड़ में से 1000 लोग आ गए, उसको भीड़ कहूंगा, एक पूरा नेपाल देश की बात नहीं करूंगा। तो जिस तरीके से कोई भीड़ किसी चुनी हुई सरकार को जबरदस्ती हटा देती है ना, जैसे बांग्लादेश में हुआ था शेख हसीना के साथ, उसके बाद में जो नई सरकार आती है उसे पता रहता है नई सरकार में तो जबरदस्ती थोपा जाता है। अंतरिम सरकार जैसे मोहम्मद यूनुस को थोपा गया था, वो जल्दी चुनाव नहीं करवाई। पिछले साल 5 अगस्त 24 को शेख हसीना को जबरदस्ती भगाया गया और उसके बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुआ। उसी तरीके से नेपाल की जो गार्गी की सरकार है, सुशीला गार्गी की सरकार, वो देखिएगा जल्दी चुनाव नहीं कराएगी और एक कानूनी दाव पेच में एक्सपर्ट है, वो इतना ज्यादा कड़ाई करके रखेगी कि अब दोबारा जेट जेन आंदोलन या किसी भी आंदोलन की गुंजाइश खत्म हो गई क्योंकि वहां सेना तैयार है। और अब इसके बाद में वहां क्या होगा और कितने दिन बाद चुनाव का कोई भरोसा नहीं है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में इतनी बड़ी घटना घटी है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज कि कोई भी देश का हमारे देश के साथ असर तब पड़ता है ना जब वहां की प्रधानमंत्री का हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोच है। तो सबसे पहली बात, सुशीला गार्गी का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान आया और भारत को लेकर बयान आया कि भारत हमारा पड़ोसी देश है और हमारा दोस्त है, भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। और उन्होंने ये भी बोला कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और नेपाल के बीच में खटपीट नहीं हुई है, मतलब विवाद हुए हैं, लेकिन वो एक घर में जैसे बर्तन रहते हैं तो आपस में टकराते हैं, उस टाइप का विवाद उन्होंने बोला। और अंत में उनका सार यही था ना कि वो भारत को बहुत तारीफ कर रही थी और भारत के साथ अच्छे संबंध की बात कर रही थी। अब इसका मतलब क्या ये सोचना चाहिए कि भारत के साथ नेपाल के अच्छे संबंध होंगे? देखिए, पिछली सरकार भ्रष्ट थी, अभी भी भ्रष्ट ही माना जाएगा क्योंकि उन पर आरोप भ्रष्टाचार के लग चुके हैं। लेकिन बस अंतर थोड़ा सा ये हुआ ना कि पहले चाइनीज सपोर्टर सरकार थी और अमेरिकी सपोर्टर सरकार है, क्योंकि सुशीला गार्गी भी अमेरिका की बहुत ज्यादा प्रबल सपोर्टर रही है। और अभी का सुशीला गार्गी को बयान के आधार पर आगे का नहीं सोचा जा सकता कि आगे यही होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो ऐसी जगह में ऐसे समय में प्रधानमंत्री बनी है जिसको अगल बगल के देशों से, खास करके भारत जैसे शक्तिशाली देशों से सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी चाइनीज सरकार को उखाड़ के फेंका गया, इसलिए चाइना की तारीफ कर नहीं सकती और चाइना के सामने जा नहीं सकती, क्योंकि चाइना का अभी जो शी जिनपिंग है वो अभी भले नहीं बोले हैं क्योंकि उनके कठपुतली थे केपी शर्मा ओली, अभी नहीं बोले हैं, बस समय थोड़ा बीतने दीजिए। बहुत गलत तरीके से, बहुत ज्यादा चीन का हस्तक्षेप नेपाल में होगा ही होगा।
तो ये शी जिनपिंग से तो जा नहीं सकती, क्योंकि शी जिनपिंग या चाइना के पास जाने का मतलब नेपाल के अंदर भारी इनको भी विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भी इमरजेंसी ला के रखी है, लेकिन इनको प्रधानमंत्री रेगुलर बनने के लिए दोबारा चुनाव की जरूरत पड़ेगा, इसलिए वहां जनता के विरोध में उनके सेंटीमेंट के साथ नहीं खेलेगी। भारत एक ऐसा देश है ना जो ताकतवर भी है, पड़ोस में भी है, और भारत उनके खिलाफ अगर कुछ ज्यादा करे तो कार्रवाई भी कर सकता है। क्योंकि भारत 1971 में जब बांग्लादेश और जब पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान जब बांग्लादेश के साथ गजब बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, तो भारत ने हस्तक्षेप करके बांग्लादेश को अलग देश बना दिया था। तो सुशीला गार्गी को, वहां गार्गी सरकार को इस बात का डर है नेपाल का कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना जरूरी है, तो इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि अभी हर हाल में गार्गी तारीफ करेगी। आने वाले समय, खास करके वो समय जब वहां कोई पिक्चर क्लियर हो जाए, जैसे चुनाव की तारीख हो जाए या चुनाव हो जाए या 5-6 महीने बीतने के बाद अगर ऐसे संबंध रहते हैं तो हम कह सकते हैं भारत के साथ अच्छे संबंध है। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।